नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। इस बार जो बजट आ रहा है वो काफ़ी खास है और कई मायनों में बड़ा ही अहम है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के बाद ये जो बजट है इसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में उद्यमियों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। और हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में, जहां हमारे साथ अलग अलग सेक्टर के उद्यमी मौजूद हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं। सर, मैं सबसे पहले इंडस्ट्रीज बात करूंगा एएमपी के। आगामी जो बजट है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री क्या चाहती है, किस तरह के बदलाव हों या बजट से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सर, दो पार्ट है। एक तो टैक्सेशन का पार्ट है। टैक्सेशन इट इज़ ओके, उसमें अपन डिस्कस करते हैं, पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर आपको ज़्यादा फोकस कर के बोलूँगा, क्योंकि टैक्सेशन पे तो हमारे सीएस और कई लोग मौजूद हैं यहाँ पे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर इसको वाकई पूरी रूप से उतार लिया गया तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वेस्ट होती है वो होती है सरकारी डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने से। अगर गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रॉन्ग करती है, हमारा ऑनलाइन का सारा जो सिस्टम है वर्किंग का इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि जिसमें किसी भी व्यापारी को अपना समय सरकारी डिपार्टमेंट में जायज़ न करना पड़े, तो हमारी इंडस्ट्री वैसे ही बहुत ग्रो कर जाएगी। क्योंकि जो 80% टाइम जो अपना हर इंडस्ट्री देती है सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा के अपना काम करवाती है, वो अगर सरलीकरण की प्रक्रिया में आता है, चाहे वो इनकम टैक्स भरने का हो, चाहे वो जीएसटी भरने का हो, चाहे लेबर के ऊपर हो, चाहे पीपीएफ के ऊपर हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के लगते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ पे, अगर उनको ऑनलाइन होता है तो ये काम हो जाता है। दूसरा सर, टैक्सेशन का भी जैसे मैंने आपसे निवेदन करा कि हमारा इसकी जितनी सरलीकरण प्रक्रिया होगी उतनी लोगों में भय खत्म होगा। आज सबसे ज़्यादा भय जो लोगों में है वो सरकारी फॉर्म और जानकारियाँ देने में। ढेर सारी जानकारियाँ जो हर जगह हर समय उपलब्ध रहती है, वापस आप उसकी पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दो, आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी दे दो, आपके बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी दे दो, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एक पोर्टल पर रखती क्यों नहीं एक आदमी के लिए। लेकिन डिजिटल इंडिया का जो सपना दिखाए जा रहा है उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? नहीं हुआ ना सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं हुआ। अगर आप डिजिटल इंडिया पे जाते हैं तो एक बार एक आदमी की आधार कार्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रख लो, बार बार आपको उसकी वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे वैसा है नहीं, हर डिपार्टमेंट आता है पूरी जीरो से लेके आखिरी तक की जानकारियाँ मांगता है, तो ये पोर्टल होना बहुत ज़रूरी है। एमएसएमई सेक्टर को लेकर क्या कहेंगे सर? एमएसएमई सेक्टर वैसे तो अभी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। हमारे यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं 80% इंडस्ट्री अपनी 100% एफिशिएंसी पे पहुँच गई है। पीतमपुर इंडस्ट्री को लेकर और SEZ है, क्या आप लोग अपेक्षा रखते हैं आगामी बजट को लेकर? ये जो बजट है वो सब प्रकार से चैलेंजिंग है उद्योगों के लिए भी और विशेष करके वित्त मंत्री जी के लिए, क्योंकि पेंडेमिक के बाद जो उद्योगों की स्थिति हुई है, आज भी बहुत से उद्योग अपनी पुरानी स्थिति पर नहीं आ पाए हैं। और विशेष करके जो देश की इकोनॉमी की बैकबोन है SMEs, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़, वो बैकबोन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। वो प्रताड़ित इसलिए है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो अब शार्ट हो गई है। जो पैसा था वो पेंडेमिक पीरियड के बंदी के समय में वो पैसा चूक गया। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके भी जो पेमेंट्स हैं वो भी डिले हुए हैं किसी न किसी कारण से। तो आज की तारीख में जो SMEs हैं उनको वर्किंग कैपिटल की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया तो उसमें चूंकि कोई कैश आउटफ्लो नहीं था, उसमें सिर्फ यही था कि 20% जैसे उद्योगों को एडिशनल लोन मिल गया। एडिशनल लोन तो चूक गया दूसरे दायित्वों के पूरा करने में, और ऊपर से वो एक नया बर्डन क्रिएट हो गया इंडस्ट्रीज़ पर। ऐसी स्थिति में उद्योगों को अगर इमीडिएट वर्किंग कैपिटल अगर उपलब्ध कराना है तो उसका एक बहुत सहज और सरल रास्ता है कि सरकार जो GST है उसका 3 साल के लिए डिफरमेंट कर दे।
3 वर्ष तक जीएसटी जो उद्योग हैं वो अभी ना भरें, और अभी का जो है वो अगले उसके 3 साल के बाद अगले चौथे, 5वें, 6वें साल में उनका पेमेंट हो। तो ये 3 वर्षों में जो जीएसटी के रूप में जो उद्योगों के पास में कलेक्शन होगा वो उनके हर महीने उनके वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगा, और वो बढ़ती हुई वर्किंग कैपिटल उनके लिए बहुत आसान स्थिति पैदा करेगी। बहुत तेज़ी से व्यापार उद्योग चलेगा, और ये मान करके चलिए कि इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए है यातायात। जो हमारी यातायात की लागत है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, वो बढ़ती जा रही है, और वो कास्ट रोड्स बढ़ाने से नहीं होगी। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें रेलवे नेटवर्क को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना पड़ेगा, और रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत अधिक फंडिंग दिए जाने की आवश्यकता है, और दूसरे प्रकार से रेलवे मंत्रालय को पैसा इकट्ठा करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है सर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वो भी उद्यमी है। सर, एक क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं, एक सामान्य व्यापारी क्या सोचता है आगामी बजट को लेकर? कोविड के बाद में व्यापार और उद्योग जो है बहुत पीछे हुआ है, और इस कारण जो है जहाँ व्यापारी और उद्योगपतियों के पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, वहीं मार्केट में सभी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है और मार्केट में पैसा नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर उस क्षेत्र में हम जाएं तो हमें मालूम पड़ता है कि बड़ी बड़ी 10-10, 15-15 मंजिला बिल्डिंगें जो हैं वो देखिए 1 साल से 1.5 साल से अधूरी पड़ी हुई है, क्योंकि उनका कोई ख़रीदार नहीं है। और जबकि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जहां रोज़गार बहुत अधिक मिलता है, इससे 300 से 350 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। उनके कारण जो है इन चीज़ों की मांग ही नहीं रही है। तो शासन को चाहिए कि इस बजट में जो भी फ्लैट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, उनको बैंकों से और कम ब्याज दर पे करे, 5 या 6% पर ब्याज दे, ताकि लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मिलेगी। और रोज़गार बहुत बड़ा, कोरोना के बाद जो करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं उन सबको रोज़गार मिल जाएगा और इंडस्ट्री चल जाएगी, और इंडस्ट्री में भी रोज़गार मिलेगा। और फिर जो इंडस्ट्री पे टैक्स आएगा वह शासन के पास जाएगा, तो अपने आप जो ब्याज में कम हुआ है उसकी पूर्ति होने की संभावना हो जाएगी। दूसरा जो है, व्यापारी ये चाहता है कि जो 5 लाख रुपए की इनकम टैक्स की छूट की सीमा है, वो अभी जिनकी आय सिर्फ 5 लाख तक है उनके लिए ही है। यह सबके लिए हो जाना चाहिए, क्योंकि रुपए की स्वयं की जो है परचेसिंग पावर कम हो चुकी है। जो सामान पहले 10 रुपये में आता था वो 40 रुपये में आता है, 30 रुपये में आता है। इसलिए इनकम टैक्स विभाग के अंदर हमें 5 लाख की छूट तो सबको दे देनी चाहिए। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 से 7.5%, और 10 लाख से ऊपर जो है हमें जाकर के 10% के करीब टैक्स लेना चाहिए 15 लाख तक। तो इस तरह जो है लोगों की बचत होगी। लोग इस स्थिति में हैं, बचत करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो बचत होगी वो मार्केट में आएगा, पैसा आएगा। तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी बात अभी कोठारी साहब ने की है, उसको मैं बहुत बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि उस पर मेरा विशेष अध्ययन है। मेरा ये कहना है कि इस देश के अंदर 110 रेलवे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लाभदायी है, जिनके चालू होने से रेलवे विभाग को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होना है। उनके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास है जो कि लाभदायी है, और सबसे सस्ता जो है 2.5 गुना रोड से ये सस्ता है, जिससे डीजल और सारी समय की और बचत होगी। नेटवर्क एक बड़ा इशू है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और एटीसी में भी संशोधन हो। सर, आप क्या समझते हैं? हमने अभी बीच में जब बजट के सुझाव मांगे गए थे, तो इंदौर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए थे। उनको मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सुझाव दिए गए थे। उसमें मेन सुझाव, जैसा कि नारंग साहब ने कहा कि 2.5 लाख से जो 5 लाख का जो है छूट का प्रावधान है इनकम टैक्स पे, उसको 5 लाख से 10 लाख पे किया जाए। दूसरी बात की जो जीएसटी में जो जितनी भी छूट टैक्सेस है, उनकी कर की दरों को बहुत कम किया जाए। सीनियर सिटीजन के ऊपर 50,000 ATT में, ए में जो है 50,000 की छूट है, उसमें उसको 1 लाख रुपया किया जाए।
तो इस प्रकार से हमने ये, और सबसे बड़ी मेन हमने बात रखी थी कि अभी जैसे व्यापार उद्योगों में जो है 1 महीने का जो है रिटर्न भरना पड़ता है, और फिर कई जो छोटे व्यापारी हैं जो क्वार्टरली भरते हैं, तो उसमें बड़ा सामान्य स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी हमने जो उसमें रखी थी मांग, वो ये है कि सभी रिटर्न्स को जो है क्वार्टरली किया जाए। सभी रिटर्न को क्वार्टरली किया जाए ताकि दिक्कत ना आए। सर, आप क्या समझते हैं एक सामान्य व्यापारी को कितनी दिक्कतें हैं और क्या अपेक्षाएं आपके आगामी बजट से, और ख़ास तौर पर कोविड काल के बाद? सर देखिए, व्यापार के अंदर पहले मैं थोड़ी सी बात इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री का व्यापार जब 150 लाख तक का, मतलब 1.5 करोड़ का जो टर्नओवर होता था, वो उस पर उसको एक्साइज ड्यूटी नहीं देना पड़ती थी। पर वर्तमान में जीएसटी लगने के बाद वो एक्साइज और सेल टैक्स दोनों मिला के क्लब कर दिया गया है। तो वो जो एक छूट मिला करती थी नई इंडस्ट्री को या 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को, वो बंद हो गई है। तो उसका भी कुछ प्रोविज़न हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप क्या समझते हैं एक उद्योगपति के नाते कि क्या चीज़ें आप अपेक्षा रखते हैं आगामी वित्तीय बजट से? देखिए, हमेशा से यही देखा गया है कि जो बजट आता है वह लोकप्रियता के आधार पर आता है। हमसे, हमारा सरकार से निवेदन है कि लोक हित में आए, लोकप्रिय होने के लिए नहीं आए कोई चीज़। अभी भी कोरोना के बाद से व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति उभर नहीं पाया है। सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया था एमएसएमई के माध्यम से, जिसमें 6 लाख करोड़ का राहत पैकेज था, वह अभी भी सही तरीके से सही हाथों में पहुंच नहीं पाया है। एक स्वरूप हो, एक कानून हो, वन नेशन वन टैरिफ, वन नेशन वन टैरिफ, एक देश एक दर, एक देश एक लेकिन जीएसटी भी तो वही चीज़ है। क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? सर, गवर्नमेंट से एक ही सब जना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ की पॉलिसी लाए जो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबको उसका इक्वली बेनिफिट मिले। अदरवाइज़ क्या होगा कि आज पूरी दुनिया में अगर बिजनेस के लिए जो लोन होता है बैंकों का या जिसका भी, वहाँ 1 और 2% लगता है। यहाँ पे आज भी 8, 10, 12 से नीचे नहीं आ पा रहा है। मतलब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाए कि हर एक जने को उसका बेनिफिट मिले, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबको बढ़ती जाए और लोगों को बेनिफिट मिले कि यार अब उसको बिजनेस बढ़ाने का इंटरेस्ट है। अभी तो अगर जैसे थोड़ा सा किसी का बिजनेस बढ़ता है तो बोले इसके ऊपर इतना टैक्स बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, टैक्स ऐसा होना चाहिए जिससे लोग सब एक नंबर में काम करके आगे बढ़े, बिजनेस को आगे बढ़ाए। और दूसरा, सबका मतलब क्लोजिंग ईयर 31 दिसंबर होना चाहिए, ना कि किसी का मार्च है तो मार्च का क्लोजिंग को करके 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दे तो पूरा वर्ल्ड वाइज अपना भी दिसंबर क्लोजिंग सभी के साथ में तो अलग अलग है। आप सभी में जानने की कोशिश करता हूँ, आप बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए, 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़, जो मेरे एक यंग एंटरप्रेन्योर के एक्सपीरियंस से मैं फील करता हूँ कि जब मैंने कॉलेज में था तब से मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया था, एक्सपोर्ट का बिज़नेस। तो मैंने ये देखा था कि मैंने तो एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करा तो मुझे मेरे जो कॉलेज था वहाँ पर से किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग या फिर कोई एक्सपीरियंस, फैकल्टी ये नहीं मिला। मुझे बाहर जा कर के पे करके ऐसे कोर्सेज ख़रीदना पड़े जिसके बिहाफ पे मैं अपना बिज़नेस शुरू करा और फिर आगे बढ़ा। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ प्रोग्राम आए जिसमें जो युवा हैं आज के, वो सभी बिज़नेस में आना चाहते हैं, वो सभी बिज़नेस करना चाहते हैं, ना कि किसी जॉब के। और उनमें टैलेंट होता भी है, बट एक चीज़ से मात खाते हैं जो कि सभी युवा हैं, वो है कि बेचने की कला सिखाई जाए कॉलेजों में। है ट्रांसपोर्ट को लेकर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से या आप ट्रांसपोर्ट व्यापारी क्या डिमांड चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं आपकी आ गई? देखिए, सबसे पहले तो आज महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन करके और IBC 24 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने इस तरह की परिचर्चा का आयोजन किया है। और बजट में आम जनता की और सारे प्रबुद्ध जनों की और सारे वर्गों की जो एक प्रमुख डिमांड आज के समय में जो उत्पन्न हुई है, वो स्वाभाविक सी बात है कि जो फ्यूल की प्राइस राइज़ है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, इनकी जो प्राइस राइज़ है उसके अंदर किसी भी तरह से कमी आ पाए, ये पूरे देश की जनता की मांग है। और इस समय में ये बेतहाशा वृद्धि जो है, ये सरकार के संचालन कौशल और उसकी मंशा दोनों पर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फार्मा इंडस्ट्री सर, सबसे ज़्यादा नज़र फार्मा इंडस्ट्री पे है। कोविड के बाद क्या डिमांड है फार्मा इंडस्ट्री की? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आने वाला बजट है, मोदी सरकार का जो बजट है, वो देश की जनता के आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। जहाँ तक फार्मा इंडस्ट्री की आपने बात करी, निश्चित रूप से मैं एक फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। और जिस प्रकार हमने कोविड के समय देखा कि पूरे विश्व में भारत जो है वो फार्मा के नाम से ऐसा उभर कर आ रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। हम उसकी दवाई की बात करें, चाहे अमेरिका में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की डिमांड की बात करें, तो पूरे विश्व में दवाई सप्लाई का काम इंडिया ने किया है। और उसमें चूंकि हम इंदौर में बैठे हैं, अभी आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, इंदौर का भी बहुत बड़ा उसमें हिस्सा रहा है।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना एक्सपोर्ट अभी मोदी सरकार के बनने के बाद फार्मा इंडस्ट्री में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 40-50 वर्षों में हुआ होगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने अभी बल्क ड्रग पार्क बनाने की घोषणा करी है हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी हमने भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से ये पूरा प्रस्ताव बना के भेजा और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी एक बल्क ड्रग पार्क आएगा। और बल्क ड्रग पार्क आने के बाद यहाँ पर आप ऐसा ना सोचें कि दवाइयों को तो लाभ मिलेगा, उससे जुड़ी हुई जो पैकेजिंग फैक्ट्रियाँ हैं, पैकिंग की फैक्ट्रियाँ हैं, ट्रांसपोर्टेशन हब है, इन सबको भी बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। इनकम टैक्स में रिबेट का सवाल है, युवा उद्यमी क्या चाहते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं आप? जी, मैं एक आम इंसान और एक बिजनेसमैन की दृष्टि से अगर बात करूं तो जो प्राकृतिक आपदा हमने रिसेंटली फेस करी है, लोन और जो सरकारी मदद अगर वो आसान तरीके से युवाओं तक पहुंच जाएगी तो बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स होने से बच जाएंगे। आज की तारीख में किसी भी आदमी को सरवाइव करने के लिए ऐसे प्राकृतिक आपदा, इतने लंबा लॉकडाउन और इस चीज़ के बाद अगर सरवाइव करना है तो उसको सुविधाएं सरकार द्वारा मिलना चाहिए, जैसे कि आसान लोन और टैक्सेशन, जो जैसा अभी यहाँ पे बात चल रही थी उसी विषय में, उसमें कुछ आसानी कर देंगे तो वो सर्वाइवल उसके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, टैक्स में कमी आए, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, अलग अलग तरह की बातें हमने सुनी, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग डिमांड्स है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। हम चर्चा कर रहे थे अलग अलग इंडस्ट्रीज है, फार्मा इंडस्ट्री से बात की। जैसे हमारे सर ने बोला कि टैक्सेस GST को 2 साल के लिए ही डेफर कर दो आप उसको। कहीं ना कहीं सरकार कंपटीशन में उतरे, जिनका बिजली रॉ मटेरियल है वहाँ से जो सेंट्रल से निकलता है वहाँ पे कहीं बिजली पे कंट्रोल हो, और इस तरीके से इंडस्ट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना लाएंगे सर उतना पैसा, मनी इज़ नॉट अ बिग क्राइटेरिया। मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूँगा कि सरकार का टैक्सेस इज़ नॉट अ वेरी बिग क्राइटेरिया, द बिग क्राइटेरिया इज़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उस पर सरकार जितना काम करेगी उतना इंडस्ट्री रिलीफ महसूस करेगा। उसकी एनर्जी वहाँ हटा के अगर वो इंडस्ट्री में लगाएगा तो वैसे ही उसका टर्नओवर 2 गुना हो जाएगा, तो उसको कोई चीज़ अखरेगी नहीं। सरकार का लिए हुआ पैसा नहीं करता है, करप्शन का दिया हुआ पैसा बहुत करता है, और टाइमली जो काम नहीं होता है और जिसके लिए 100-100, 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो उससे महा करने वाला काम है सर। सही बात है कि जो करप्शन है वो एक बड़ा फैक्टर अभी भी बना हुआ है। कुछ एक और युवा उद्यमी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप जैसे ही डिमांड आई कि अभी भी दिक्कतें आती है, आप क्या करते हैं और किस तरीके से आप अपेक्षा रखते हैं? जी, मैं लकड़ी JNT मार्केट में कार ये दुकान शॉप है, वहाँ काम करते हैं। मतलब महंगाई की वजह से अभी ये कंडीशन है कि वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं, और जो वर्कर की वजह से हमें काम में बहुत दिक्कत हो रही है, और दिक्कत होने से व्यापार बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, मतलब काम बिल्कुल चल नहीं पा रहा है। तो इसी के कारण कहीं ना कहीं मतलब हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। जी, मतलब जो है सबसे बड़ी बात कि मजदूर नहीं मिल पा रहे। आप में से कोई बताना चाहेगा कि क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप बजट को लेकर? कोई बेसिकली कोई एजेंडा उस पर अभी तक कंसिडर करा नहीं है, बट रिगार्डिंग द लेबर्स एंड ऑल एवरीथिंग अबाउट द बजट, इट्स अ वेरी बैड आइडिया द गवर्नमेंट इज अप्रोचिंग टू। तो लेबर का इशू सबसे बड़ा है सर। चूँकि लेबर की बात निकलकर सामने आई, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे में फिर बड़ी इंडस्ट्रियां कैसे रन कर पाएंगी? जैसे आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि रेल के नेटवर्क एक बड़ा, और जो जवाहर पोर्ट से जुड़ना था पीतमपुर इंडस्ट्री को, वो इस तरह के जो डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट, उससे इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है? निश्चित रूप से जो इंडस्ट्रीज़ को नुकसान तो हो रहा है। जो आज पीतमपुर में बड़े बड़े उद्योग हैं, उन उद्योगों के दूसरी जो शाखाएं हैं या दूसरे भी उनके पार्ट हैं, जैसे सिपला है उसकी 7 जगह है, तो वो निश्चित रूप से जहाँ सुविधा उनको ज़्यादा मिल रही है वहाँ उत्पादन बढ़ाए जा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में सुविधा मिलेगी तो मध्य प्रदेश में उत्पादन होगा और नई इंडस्ट्री आ जाएगी और एक्सपांशन होगा। लेकिन जो सीमाएं हमारी बन गई हैं उनके कारण से वो विकास अवरुद्ध होता है। अभी बहुत सारी रेल योजनाएं JNPT के लिए, इंदौर मनमाड़, इंदौर धार छोटा उदयपुर, इंदौर दाहोद, इंदौर खंडवा, ये सारी जो रेल परियोजनाएं, ये इनकी आखिरी में पहुंच जो है बम्बई है। तो हमें तो इन 4 में से एक को तो पूरा कर दें, तो एक पूरा हो जाती है तो हम बम्बई पहुंच जाते हैं सीधे, और हमारा माल बम्बई पहुंच जाता है। अभी यहाँ से माल हम ट्रक में लोड करते हैं और रतलाम जा कर के अनलोड होता है, फिर रतलाम से
वो JNPT के लिए फिर से लोड होता है, लोडिंग अनलोडिंग का समय लगता है, वहाँ से 3 दिन में 4 दिन में बुकिंग होती है। एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल है इन सब चीज़ों। निश्चित रूप से एक्सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट की कास्ट भरना और टाइम अगर ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट में, आज मान लीजिए एवरेज 15 से 22 दिन हमको ट्रांसपोर्टेशन में लग रहे हैं, तो 15 से 22 दिन का ब्याज वो उद्योगों के गले पड़ता है और ज़्यादा बढ़ी हुई जो ट्रांसपोर्ट लागत है वो भी उद्योग के गले पड़ती है, और साथ में जो बार बार लोडिंग अनलोडिंग होती है उसमें अंदर जो टूट फूट होती है उससे अलग एक समस्या पैदा होती है। बहुत सारी समस्याएं हैं। सर एक और था कि मध्य प्रदेश के बीच हब है और GST लागू होने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान है, एक ही कर है। आपको क्या लगता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत में कितनी भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश की? ऐसा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो देश के हृदय में स्थित है, अगर देखा जाए तो चारों तरफ के लोग यहाँ पर आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं और उद्योग चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर प्रदेश के अंदर कंपटीशन मचा हुआ है सब्सिडी देने का, बिजली की दरों का। उसके कारण मध्य प्रदेश को बहुत तकलीफ़ जा रही है, हमारे उद्योगों को बहुत तकलीफ़ जा रही है, उनकी लागत बहुत अधिक बढ़ रही है। इसलिए जो है सब चीज़ें, अगर GST आपने एक किया है तो बिजली की दरें सारे देश के अंदर हर प्रदेश में सब्सिडी, क्या ज़रूरत है यहाँ की इंडस्ट्री बंद करके जो कर्नाटक में वो लगाए? जो यहाँ इंडस्ट्री बंद होती है वो देश का कितना नुकसान करती है। ये सारी की सारी बातें अगर आपको करना है, एक देश एक कर, और सारे रेट भी सरकारी जो आधारित है उनकी दरें भी एक कर देनी चाहिए, तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। दूसरा, सरकार को जो है इस बजट में अन्य यहाँ पर अभी जो दरें हैं वो पहले ही बहुत अधिक है। आपको पता ही है डीजल पेट्रोल सारे कितने महंगे हो गए हैं, और 28% 18% पहले ही बहुत अधिक है। इसलिए शासन स्वयं की स्थिति आर्थिक कमजोर है, ये सारा देश जानता है, तो उनको अपने अलग नए रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे कि कैसे हम अपनी आय को बढ़ाएं। और वो आय बढ़ाने का वही मैंने जैसे पहले कहा था कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ ला करके और ऐसे क्षेत्र खोजने पड़ेंगे जिससे हम आय कर सके। अगर हम रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन बचाते हैं, डीजल के खर्चे बचाते हैं, तो इससे भी हमारी आय बढ़ेगी। अब हम अधिक जो हमारे पास है उसमें जो हमारा वेस्ट हो रहा है, जिसके कारण हमारी नीतियों के कारण जो वेस्ट हो रहा है, उस वेस्ट को रोकेंगे तो भी आय होगी। इस क्षेत्र में काम करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। बिल्कुल, जो हमारे कॉस्ट हैं उनके खर्चे हमें कम करने होंगे, तभी हमें उद्योगों को फ़ायदा होगा। सर आपका भी अगर हम बात करें तो यही सब चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो एक फाइनल अगर आप कमिटमेंट जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये करे तो इससे सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। सर हमारा सरकार से सिर्फ एक निवेदन है, जो भी सुविधा हमें देनी हो डायरेक्टली हमको दे, ना कि वाया करके। पिछली बार जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था वो भी इसके थ्रू उसके थ्रू वो नहीं चाहिए सर हमको। हमें डायरेक्टली बैंक के इंटरेस्ट को कम करें, डायरेक्टली हमें सब्सिडी डायरेक्टली ऑफर करें, एक देश एक दर पे काम करें। और मैं फिर कहूँगा बजट को लोकप्रिय ना बनाएं, लोकहित में बनाएं। धन्यवाद। ये हमने आज बात की इंदौर के उद्योगपतियों की, और अलग अलग सेक्टर से यहाँ पर बातचीत हुई और सबकी बात ये निकल कर सामने आई कि टैक्स में थोड़ी सी रियायत दी जाए, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाया जाए, और उद्योगपतियों को जो रियायतें मिलती हैं, सब्सिडी मिलती है, वो डायरेक्ट उनके पास पहुँचे, ना कि अलग अलग रास्तों से। फिलहाल बजट की जो उम्मीदें थी, आज हमने इंदौर के लोगों से चर्चा की है, इंदौर के उद्योगपतियों से चर्चा की। अब देखना होगा कि इन उम्मीदों पर केंद्रीय बजट कितना खरा उतरता है।